Hello childrens, I am Nirmala Joshi and you are watching Akshman Study Point. So students, we have read our chapter Sound, and in this chapter we have read about sound, how are sound produced, characteristics of vibrations, audible and inaudible sound. ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं एंड जो हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था दैट वाज ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। तो ऑडिबल साउंड क्या होता है बच्चे? ऑडिबल साउंड जो हम सुन पाते हैं और इसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ओके, आई एम रिपीटिंग, इसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज से तक होती है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 to 20,000 हर्ट्ज होती है इट इज़ कॉल्ड सोनिक। व्हाट इज़ कॉल्ड? सोनिक। सोनिक साउंड वो साउंड होते हैं जो ऑडिबल होते हैं एंड बिटवीन ऑफ 20 to 20,000 हर्ट्ज तक उसकी रेंज होती है। फिर हमने इसी में पढ़ा था कि कुछ ऐसी भी रेंज होती हैं जो 20 हर्ट्ज से लेस होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक। व्हाट वी कॉल? इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन। क्या होती हैं वो? जिनकी रेंज 20 हर्ट्ज से कम होती है। ओके, और अल्ट्रासोनिक रेंज क्या होती है? जिसकी रेंज 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ओके, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है अल्ट्रासोनिक, 20 हर्ट्ज से कम होती है इंफ्रासोनिक। ओके, और जो हम सुन पाते हैं वो कब तक होती हैं? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। ये कौन सी होती हैं? जो हम सुन पाते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? सोनिक वाइब्रेशंस। सो आज बच्चों हम आगे पढ़ेंगे यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन इन इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री में अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन का यूज़ कैसे किया जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट इज अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। अल्ट्रासोनिक जो वाइब्रेशन होती हैं वो यूज़ की जाती हैं इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए। दे कैन बी यूज्ड टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ फिटस इन मदर्स वॉम। मदर की वॉम में जो ग्रोथ होती है फिटस की, उसे देखने के लिए अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस का यूज़ किया जाता है। ओके, सेकेंड इज इन डिश वॉशिंग मशीन वाटर एंड डिटर्जेंट। अब जैसे वॉशिंग मशीन होती है ना जो कपड़ों की होती है बेटा, वैसे ही डिश वॉशिंग मशीन भी होती है जो बर्तनों की होती है। इसमें वाटर एंड डिटर्जेंट आर मेड टू वाइब्रेट। जब आपस में मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर, अल्ट्रासोनिक जो वाइब्रेशंस होती हैं उसकी वजह से जो पानी में डिटर्जेंट है वो मिल जाता है और वाइब्रेटिंग डिटर्जेंट पार्टिकल, और वही जो वाइब्रेटिंग डिटर्जेंट पार्टिकल होते हैं वो डर्ट के अगेंस्ट काम करते हैं और हमारे जो बर्तन होते हैं वो साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट इज अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर्स आर यूज्ड टू ड्राइव रैट एंड कॉकरोचेस अवे फ्रॉम द गोडाउन्स। आपको पता है ना बच्चे कि कुछ ऐसी मशीन्स आती हैं जिनकी ऐड भी आपने देखी होगी कि आप अपने घर पर ये लगाइए, इसमें कुछ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर्स या वाइब्रेट्स होती है ये, जो कि कॉकरोच और मॉस्किटोज़ को या किसी भी तरह के जो इंसेक्ट होती है उन्हीं को सुनाई देती है और ये आपके घर में नहीं आएंगे। ऐसे कुछ एड्स भी आपने सुनी होंगी और वो कुछ एप्लीकेटर देते हैं लगाने के लिए जो इलेक्ट्रिक होता है। ओके, fourth is we can make use of ultrasonic vibrations for homogenizing the milk.
Homogenizing the milk by the use of vibration, larger particle of fat present in milk broken down the smaller particle. हम अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन का यूज़ किस लिए करते हैं? होमोजेनाइजिंग द मिल्क, यानी कि मिल्क के जो फैट पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्रोकन डाउन करने के लिए, जिससे कि वो स्मॉलर पार्ट में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, और इसका जो फैट है, इसमें जो प्रेजेंट फैट है वो भी इससे ब्रेक डाउन हो जाए. अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन आर गिवन टू द पेशेंट्स. अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन पेशेंट्स के लिए भी, पेशेंट्स को भी दी जाती है. किस चीज़ के लिए दी जाती है? उन्हें पेन, जो पेन होता है ना, जॉइंट पेन या मसल्स पेन, उनसे रिलीफ देने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है. स्टोन्स इन किडनी कैन ईजिली बी ब्रोकन डाउन इनटू फाइन ग्रेन्स. जो स्टोन होते हैं, किडनी स्टोन होते हैं, उनको भी आसानी से ब्रोकन डाउन किया जाता है फाइन ग्रेन्स में बाय मेकिंग यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड. ओके, सो दीज डेज देयर इज़ नो नीड टू ऑपरेट. तो आज के समय में हम कह सकते हैं कि इसको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, द किडनी फॉर टेकिंग आउट द स्टोन्स. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. अब हम यहाँ पे साउंड के कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी. अ साउंड हैज़ 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. एक साउंड जो प्रोड्यूस होती है उसके 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं. फर्स्ट इज़ लाउडनेस, सेकेंड इज़ पिच, एंड थर्ड इज़ क्वालिटी और टिम्ब्र. तो हम सबसे पहले लाउडनेस को रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स ट्राई to understand it. The loudness or volume of a sound depend on the amplitude of vibration. जैसा कि हमने एम्पलीट्यूड के बारे में पहले भी बताया था कि जो लाउडनेस है और जो वॉल्यूम है एक साउंड का, वो किस पर डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है. विच कॉज दैट साउंड, जो कब होता है? जब किसी जो कॉज बनता है, कारण बनता है किसी एक साउंड का. लाउडनेस हेल्प अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ लाउड साउंड एंड अ फीबल साउंड. लाउडनेस हेल्प, ये कहते हैं कि लाउडनेस हेल्प करता है, ये मदद करने के लिए कि उन दोनों में अंतर किया जा सके, लाउड साउंड में और एक फीबल साउंड में. फीबल मतलब जो धीमा, ठीक है. लाउड मतलब जो तेज़ हो. वाइब्रेशन ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड, जो वाइब्रेशन होगी एक लार्ज एम्पलीट्यूड की, वो क्या प्रोड्यूस करेगी? जितना ज़्यादा लार्ज एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा लार्ज साउंड होगा, ठीक है, लाउड साउंड होगा. और जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतना ही जो साउंड होगा वो क्या होगा? सॉफ्ट साउंड होगा. द ग्रेटर द फोर्स एक्सटेंडेड, जितना ज़्यादा फोर्स एक्सटर्ट होगा टू प्रोड्यूस द वाइब्रेशन, द ग्रेटर इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेट. तो ये कह रहे हैं जितना ज़्यादा फोर्स किया जाएगा, यानी कि एक्सर्ट किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा वाइब्रेशन को, उतना ही ज़्यादा जो उसका एम्पलीट्यूड है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा. लेट अस डू सिंपल एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस. अब आपको आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है बच्चे. ये सारे बच्चे अच्छे से इस एक्टिविटी को देखेंगे. नेक्स्ट वन इज पिच. पिच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड. जो पिच है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक विशेषता है एक साउंड की, बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन, जिससे हम अंतर ला सकते हैं डिफरेंट साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस, कि एक ही साउंड की जो अलग अलग लाउडनेस आ रही है उनके बीच में हम क्या ला सकते हैं? डिफ्रेंशिएट, यानी कि हम अंतर कर सकते हैं. वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मैंस वॉइस एंड वुमेन्स वॉइस ऑफ द सेम लाउडनेस. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया कि एक आदमी की जो वॉइस होती है और एक वुमेन की वॉइस होती है, कब? जब वो लाउडली बोल रहे हैं, इवन विदाउट सीइंग देम, एक दूसरे को देखे बिना. दिस इज़ बिकॉज अ मैंस वॉइस, ऐसा क्यों होता है कि दोनों की जो वॉइस है वो दोनों ही लाउड पिच में जब बोलेंगे, दोनों की वॉइस में डिफरेंस मिलेगा आपको.
दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए, अ मैंस वॉइस एंड अ वुमेन्स वॉइस डिफर इन ए पिच, क्योंकि एक मैन की जो वॉइस होती है उसकी पिच बिल्कुल डिफरेंट होती है एक वुमेन्स की पिच से. अ मैंस वॉइस इज फ्लैट हैविंग अ लो पिच. एक जो व्यक्ति होता है उसकी जो वॉइस है वो फ्लैट है, हैविंग अ लो पिच. एक लो पिच पर क्या है, वो फ्लैट है. वेयर इज, जहाँ की वुमेन्स की वॉइस इज श्रिल हैविंग ए हाई पिच. वहाँ पर जो वुमेन्स की वॉइस है वो क्या है, श्रिल है और जो कि हाई पिच पर है. सो द बोथ पर्सन्स वॉइसेस इज टू डिफरेंट टू बी साउंडेड. The pitch of a sound depend on the frequency of vibration. अब यही जो साउंड की पिच है किस पर डिपेंड करती है, कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होती है. ओके. साउंड ऑफ लो फ्रीक्वेंसी आर सेड टू हैव लो पिच. अगर कोई आवाज़ कम फ्रीक्वेंसी से आती है तो उसको लो पिच कहा जाता है, जबकि साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी आर सेट टू हैव हाई पिच. अगर कोई साउंड हाई फ्रीक्वेंसी से आ रहा है तो उसको हाई पिच कहा जाता है. साउंड्स ऑफ हाई पिच आर वुमेन्स वॉइस. जो साउंड होगा जिसकी हाई पिच होगी वो किसकी वॉइस होगी, वुमेन की वॉइस होगी. बजिंग ऑफ मस्किटोज की वॉइस होगी. साउंड ऑफ फ्लूट एंड ऑल श्रिल वॉइसेस एंड साउंड्स. ये इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. साउंड ऑफ लो पिच, जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है तो उसका पिच भी क्या होगा, साउंड का लो होगा. वो किसकी वॉइस होगी, उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, मैंस वॉइस, roar of lion and the beating of a drum. Okay. In the musical octave, अब हम यहाँ पर म्यूजिकल ऑक्टेव लेते हैं. सारे गा मा पा धा नी सा आर द नोट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट साउंड इन द म्यूजिकल स्केल इन इंडियन म्यूजिक. हम सभी जानते हैं कि इंडियन म्यूजिक में सारे गा मा पा धा नी सा क्या है, डिफरेंट रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट साउंड को, और वो क्या है, इंडियन म्यूजिक में है. सिंग दीज नोट्स एंड लिसन हाउ द नोट्स साउंड. ये कहते हैं कि आप इन्हें सिंग कीजिए और फिर इसके बाद इन्हें सुनिए कि ये आपको कौन सा साउंड याद दिला रहे हैं. ईच नोट इज एट अ हायर पिच. जो प्रत्येक नोट होगा वो एक हायर पिच पे होगा देन द वन बिफोर इट. हर एक के बाद एक का क्या होगा, सा रे गा म पा ध नी सा. यानी कि एक का क्या होगा, हायर पिच होगा और जो दूसरा होगा उसका लो पिच होगा. तो यानी कि बिफोर देन वन क्या होगा, एक हायर और एक लोअर. सम मोर एग्जाम्पल आर, इसके कुछ और भी एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं. रैपिड मूवमेंट ऑफ विंग्स ऑफ ए मॉस्किटोज प्रोड्यूस द साउंड ऑफ हाई पिच. जैसे कि आप जानते हैं मॉस्किटोज की जो विंग्स हैं वो क्या करते हैं, एक साउंड हाई पिच वाला साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. व्हेन विंड ब्लोज एट अ हाई स्पीड, जब कोई भी विंड तेज़ गति से ब्लो करती है तो उसका भी एक साउंड आता है. विसलिंग साउंड ऑफ वेरी हाई पिच इज प्रोड्यूस्ड. जो विसल की आवाज़ होती है वो भी बहुत तेज़ होती है, बिकॉज इट वाइब्रेट विद अ हाई फ्रिक्वेंसी. क्योंकि वो वाइब्रेट करता है, क्योंकि जो उसकी आवृत्ति होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है. ड्यू टू द हाई फ्रिक्वेंसी जेट प्लेन्स प्रोड्यूस द साउंड ऑफ वेरी हाई पिच. एज यू नो बच्चे, जेट प्लेन्स क्या होते हैं, वो भी वेरी हाई पिच पर साउंड प्रोड्यूस करते हैं. नाउ टॉक अबाउट frequency of vibration of a stressed string. फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. अभी हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे ऑफ वाइब्रेशन की, जो स्ट्रेच होती है स्ट्रिंग की. ठीक है, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग होती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन की बात करेंगे. द फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द थिकनेस. जो भी फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की वो किस पर डिपेंड करती है, उसकी थिकनेस पर और लेंथ पर. जो स्ट्रिंग है ना, जो पतली सी जो स्ट्रिंग लगी हुई है उसकी लेंथ पर डिपेंड करती है. एंड हाउ टाइट इट इज़, और कितना टाइट इसको रखा गया है उस पर भी डिपेंड करती है. फर्स्ट इज अ थिन स्ट्रिंग
हैज़ अ हायर फ्रिक्वेंसी। जितनी पतली स्ट्रिंग होगी, जैसा कि आपने गिटार में देखा है ना, जो स्ट्रिंग्स लगी होती है, जितनी पतली स्ट्रिंग होगी उतना ही हायर फ्रिक्वेंसी होगा देन ए थिक स्ट्रिंग। किसके कंपैरेटिवली? एक थिक, एक मोटी स्ट्रिंग के कंपैरेटिवली, चाहे उसकी भी सेम लेंथ हो और दोनों की ही सेम लेंथ हो। मान लीजिए कि एक हमारे पास यहाँ पर है, हम गिटार की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। ये हमारे पास एक गिटार है और एक गिटार ये है। इन दोनों की जो लेंथ है वो स्ट्रिंग की सेम है, ये दोनों की स्ट्रिंग की लेंथ सेम है, ठीक है। लेकिन इस स्ट्रिंग, ये जो ये वाली स्ट्रिंग है, ये क्या है? ये जो लंबी लंबी आप स्ट्रिंग देख रहे हो, ये क्या है? ये पतली पतली हैं, और ये वाली जो स्ट्रिंग है ये थोड़ी थिक है। ये वाली क्या है? थिक है। तो क्या होगा इस सिचुएशन में? जो पतली स्ट्रिंग वाली है, यानी कि जो ये पतली स्ट्रिंग है, इसका जो पिच होगा, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी? हायर होगी कंपैरेटिवली दिस। इसके कंपैरिजन में जो पतली स्ट्रिंग वाला हमारे पास गिटार है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी। सेकेंड, अ शॉर्ट स्ट्रिंग हैज़ ए हायर फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से अगर कोई स्ट्रिंग शॉर्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी भी हायर होगी देन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ द सेम मटेरियल एंड थिकनेस। चाहे जो दूसरी स्ट्रिंग वाला हमारे पास गिटार हो उसकी लॉन्ग स्ट्रिंग क्यों ना हो, हमारे पास जो मोटी स्ट्रिंग होगी, ठीक है, और वो लंबी वाली स्ट्रिंग से ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। द ग्रेटर द टाइटनेस ऑफ ए स्ट्रिंग, और जितनी टाइट स्ट्रिंग होंगी द हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस, तो उतना ही ज़्यादा साउंड को प्रोड्यूस किया जा सकेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन एयर कॉलम। अ फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। जो एक फ्रीक्वेंसी होती है वो एयर कॉलम के लेंथ पर डिपेंड करती है। जितना शॉर्ट कॉलम होगा, जितना शॉर्ट एयर कॉलम होगा, वो प्रोड्यूस करेगा श्रिल नोट टू हाई फ्रिक्वेंसी। ओके, श्रिल नोट टू हाई फ्रिक्वेंसी को वो प्रोड्यूस करेगा, और जितनी लॉन्ग एयर कॉलम होगी वो प्रोड्यूस करेंगी एक डल नोट ऑफ लो फ्रिक्वेंसी। फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चे कि जितना शॉर्ट एयर कॉलम होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एक श्रिल नोट और हाई फ्रिक्वेंसी होगी, और जितना लॉन्ग एयर कॉलम होगा, ओके, उतना ही वो प्रोड्यूस करेगा डल नोट ऑफ लो फ्रिक्वेंसी। लेट अस डू सम एक्टिविटी टू हैव मोर क्लियर आइडिया ऑफ पिच। अभी एक एक्टिविटी दी हुई है इसे क्लियर करने के लिए। To prove that pitch of sound depend on the length of a vibrating body, ये कहते हैं यहाँ पर प्रूव करने, ये जो एम है ये प्रूव किया जाएगा कि जो पिच ऑफ साउंड है वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि जितनी बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है उसकी लेंथ कितनी है। ओके, मटेरियल रिक्वायर्ड, अ 30 सेंटीमीटर मेटल रूलर। 30 सेंटीमीटर का एक स्केल यहाँ पर यूज़ किया गया है। प्रोसीजर क्या है? होल्ड द रूलर सो दैट इट प्रोजेक्ट्स 20 सेंटीमीटर बियॉन्ड द एज। इसको 20 सेंटीमीटर कहाँ रखा गया है? इसके एज से यहाँ पर रखा गया है। ओके, फ्लिक द फ्री एंड ऑब्जर्व। अब ये कहते हैं इसको फ्लिक कर दीजिए आप, ठीक है। फ्लिक, जैसे ही हम इसको फ्लिक करते हैं ऑब्जर्व करते हैं इसकी वाइब्रेशन को, एंड लिसन टू साउंड, और इसका साउंड सुनने की कोशिश करेंगे और रिपीट करेंगे विद 15 सेंटीमीटर। अब जो हमारे पास पोर्शन यहाँ पर रह गया था ना बच्चे, फिर हम इसको अपोजिट कर देंगे और सेम प्रोसीजर को क्या करेंगे? रिपीट करेंगे, एंड देन 10 सेंटीमीटर प्रोजेक्टिंग, और उसके बाद हम 10 सेंटीमीटर पर इसको क्या करेंगे? यही चीज़ रिपीट करेंगे। व्हाट डिफरेंस डू यू फाउंड? अब ये कहते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस आप पाएंगे, कि
जो 20 सेंटीमीटर वाली लेंथ थी वहाँ पर जब आपने इसको वाइब्रेट किया, ठीक है, तो जब आपने फ्लिक किया इसको वहाँ पर उसका साउंड क्या रहा, और जब इसके बाद आपने इसको अपोजिट कर दिया और इसके 15 सेंटीमीटर तक इसके साउंड को आपने प्रोड्यूस किया, वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस किया, तो उसका साउंड क्या था। और जैसे ही आपने 10 सेंटीमीटर किया लास्टली, तो हम देखेंगे कि हमारे पास तीनों के फ्लिकिंग के क्या डिफरेंस निकल कर आए। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन भी दिया हुआ है, हम उसे देखेंगे। A smaller length of the ruler vibrating in able to vibrate faster। ये कहते हैं जो स्मॉलर लेंथ थी रूलर की वो क्या करी, सबसे ज़्यादा फास्ट वाइब्रेट हुई उसमें। दिस इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, और इससे बड़ी थी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, हैंस द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूसेस डैश एंड डैश। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएंगे कि इस पोर्शन में और इस पोर्शन में क्या आना चाहिए। सो गो टू द नेक्स्ट। ओके, अब जो यहाँ पर देखिए पिक्चर की बात दिखाई गई है, पिक्चर दिखाई गई है। द पिक्चर शोज यू अ म्यूजिकल टॉय कॉल्ड जाइलोफोन। यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिखाई गई है वो एक म्यूजिकल टॉय है जिसका नाम है जाइलोफोन। क्या होता है जाइलोफोन? अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 रोज। आप देख रहे हैं ना, इसमें 2 रोज हैं, 2 रोज ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। यहाँ पर 2 रोज बनी हुई है, एक ये और एक ये, जो डिफरेंट लेंथ पर हैं। और यू प्ले इट बाय हिटिंग दीज बार्स विथ 2 स्मॉल हैमर्स। और इसके पास या तो 1 हैमर होगा या फिर 2 हैमर होगी जिससे आप इसमें साउंड प्रोड्यूस करेंगे। इसको इस पर हिट करेंगे, ये जो आपको दिख रही है ना, इस पर जैसे ही आप हिट करेंगे तो आपको अलग अलग साउंड इसमें सुनने को मिलता है। मेक अ स्ट्रॉ फ्लूट। टेक अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ एंड सीजर। ये कहते हैं कि एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ ले लीजिए और एक सीजर ले लीजिए। कट वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ एज शोन इन द फिगर। ये कहते हैं कि स्ट्रॉ, ये आपको स्ट्रॉ दिया गया है। अब ये कहते हैं कि सीजर से कट कर दीजिए इसका ये वाला पोर्शन, ब्लो थ्रो द कट एंड टू प्रोड्यूस अ नोट। और यहाँ पर एक नोट बना लेंगे। This need some practice. This need some practice. The cut end should not get wet. और जो एंड है दूसरा वाला वो वेट नहीं होना चाहिए। कट ऑफ ए स्मॉल लेंथ ऑफ ए स्ट्रॉ। और आपको अब स्ट्रॉ की एक छोटी सी लेंथ को कट करना है। ब्लो अगेन एंड सी व्हाट हैपन्स। अब आप इसको ब्लो करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। गो ऑन कटिंग ऑफ स्मॉल लेंथ ऑफ द स्ट्रॉ एंड ब्लो थ्रू द कट एंड। व्हाट हैपन्स? अगेन यू आर ऑब्जर्व समथिंग। व्हाट हैपन्स हेयर? Most wind instrument like जल तरंग एंड फ्लूट वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। इसी तरह से जो एक विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसका नाम जल तरंग और फ्लूट है, वो भी इस पे सेम वर्क करता है, बिल्कुल सेम सिद्धांत से काम करता है। दे आर बेस्ड ऑन द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम ऑफ डिफरेंट लेंथ। ये भी क्या है, एग्जाम्पल हैं एयर कॉलम के डिफरेंट लेंथ पर। द शॉर्टर द एयर कॉलम और द हायर द पिच ऑफ द नोट प्रोड्यूस। जो शॉर्टर कॉलम है वो किसके लिए? एयर कॉलम के लिए। और जो हायर है वो पिच ऑफ द साउंड, पिच ऑफ द नोट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वालिटी। Quality is that characteristics of
musical sound which enables to us distinguish between the sound of the same pitch and loudness produced by different musical instrument and different singer। आपने देखी होगी क्वालिटी हर सिंगर की अलग अलग होती है। हर सिंगर का जो साउंड है वो बिल्कुल आपको डिफरेंट मिलेगा दूसरे सिंगर से। तो यहाँ पर जो एक पिक्चर दिखाई गई है, वी कैन डिस्टिंग्स बिटवीन द वॉइस ऑफ डिफरेंट सिंगर्स। हम सभी ने देखा है कि अलग अलग सिंगर की अलग अलग वॉइस होती है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, कि उनकी जो वॉइस है उसकी क्वालिटी क्या है, उसके बेस पर ऑफ देयर वॉइस इवन विदाउट सीइंग देम। हम उनकी जो वॉइस होती है कई बार बिना उन्हें देखे भी पहचान जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कि जो हर किसी का जो साउंड है, साउंड की क्वालिटी है वो अलग होता है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई विदाउट सीइंग देम। ओके, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड और प्रोड्यूस्ड बाय अ फ्लूट। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई साउंड प्रोड्यूस होता है फ्लूट से, ठीक है, कोई भी साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा है फ्लूट से और या फिर वायलिन से, तो हम बिना उसे देखे उस इंस्ट्रूमेंट को पहचान जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर कहीं पर तबले का यूज़ किया जा रहा है और कहीं पर ढोलक यूज़ की जा रही है, तो भी हम क्या करते हैं, दोनों की वॉइस को डिफ़र कर सकते हैं और पहचान जाते हैं। द क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन विच वाइब्रेटिंग। अब ये जो क्वालिटी साउंड है ये किस पर डिपेंड करता है? वाइब्रेटिंग पार्ट पर, जो कि प्रोड्यूस होता है द साउंड एंड द मेटल, जो प्रोड्यूस होता है साउंड और मटेरियल ऑफ विच द पार्ट इज मेड। कौन सा साउंड किस मटेरियल जो कि किस पार्ट से बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है, कि जो भी प्रोडक्ट है उसका जो मटेरियल है किस चीज़ से बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है उसका साउंड। द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ ए वीणा साउंड क्वाइट अनलाइक द वाइब्रेटिंग एयर इनसाइड अ फ्लूट। ओके, और द वाइब्रेटिंग स्ट्रेच स्किन ऑन अ तबला। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ। Thus the sound or notes produced by different musical instrument। तो हम कह सकते हैं कि हर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना साउंड होता है, चाहे वो कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो, फ्लूट हो, वायलिन हो, पियानो हो, हारमोनियम एक्सेट्रा, कोई सा भी हो, तो कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर बाय क्वालिटी इवन इफ दे आर ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस। तो हम इन सभी इंस्ट्रूमेंट को इनकी सेम पिच और लाउडनेस से पहचान सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा रहा है। सिमिलरली द साउंड प्रोड्यूस बाय डिफरेंट सिंगर्स। बिल्कुल इसी तरह से जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग सिंगर से, तो हम उन्हें भी क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सच एज मोहम्मद रफ़ी, दलेर मेहंदी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर। तो इन सभी के जो गाए हुए सॉन्ग हैं हम इन्हें बिना देखे भी बता सकते हैं कि ये इस सिंगर ने गाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि सेम पिच है और लाउडनेस है, तो इट विल बी आइडेंटिफाइंग कि ये कौन सा सिंगर है या कौन सा ये इंस्ट्रूमेंट है। ओके, द केस ऑफ मून एंड आउटर स्पेस। अब हम पढ़ेंगे द केस ऑफ मून एंड आउटर स्पेस के बारे में। द मून हैज़ नो एयर। आप सभी को पता है कि मून के पास एयर नहीं है और एटमॉस्फेयर नहीं है एट ऑल। इट इज़ ऑल वैक्यूम, ब्रैकेट में जिसको लिखा गया है, और एम्प्टी स्पेस यानी कि खाली जगह है ऑन द सरफेस ऑफ मून, चंद्रमा पर। साउंड कैन नॉट बी हर्ड डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो ये कहते हैं कि मून के सरफेस पर हम डायरेक्टली किसी साउंड को सुन नहीं सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो एयर ऑन द मून टू कैरी द साउंड वेव्स। क्योंकि जो चंद्रमा है वहाँ पर एयर ही नहीं है जो क्या कर पाए कि साउंड वेव को
कैरी कर पाए, अपने साथ ले जा पाए और वो एक वाइब्रेशन को वहाँ पर प्रोड्यूस करे। इसलिए हम चंद्रमा पर किसी भी चीज़ को, कोई भी साउंड को नहीं सुन सकते हैं। सिमिलरली देयर इज़ नो एयर, तो हम सामान्य रूप से ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पर हवा नहीं है, एयर नहीं है और एनी अदर गैसेस। ओके, इन आउटर स्पेस टू कैरी साउंड वेव्स, कि जिससे आउटर स्पेस पर साउंड को ले जाया जा सके। It is all vacuum due to which sound cannot be heard in outer space। ये सारा का सारा क्यों है? Due to which sound cannot be heard in outer space। Thus the astronaut, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं who land on मून, जो कि मून पर लैंड करते हैं और वॉक इन आउटर स्पेस, और आउटर स्पेस पर वॉक करते हैं। दे टॉक थ्रू वायरलेस सेट्स, और वो बात करते हैं वायरलेस सेट्स के थ्रू यूजिंग रेडियो वेव्स, जो कि क्या करते हैं, रेडियो वेव्स के थ्रू यूज़ की जाती है। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि रेडियो वेव्स कैन ट्रेवल इवन थ्रू वैक्यूम, क्योंकि जो रेडियो की वेव्स हैं वो वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल कर सकती है। तो बच्चों, आज हम इतना ही चैप्टर अपना रीड करेंगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इस चैप्टर को मे बी कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों, आपको अगर कुछ भी पोर्शन इसका समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ टॉपिक जो यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा वो होगा साउंड कैन ट्रैवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।